Welcome back everyone. Today's last topic of geomorphology and that is landforms. इससे पहले हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस देखी थी जिसमें हमें पता है कि कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स वर्क करते हैं और उनके एक्शन से इरोजन और डिपोजिशन होती है जिससे रिलीफ वेरिएशंस होती हैं और उनका एंड रिजल्ट क्या होगा, लैंडफॉर्म्स। अब इन लैंडफॉर्म्स को ही हमने स्टडी करना है, जैसे कि डिफरेंट एजेंट्स होंगे उनके लैंडफॉर्म्स हमने फर्दर देखने हैं। जैसे कि सबसे पहला हमने देखना है रनिंग वाटर। वाटर के केस में क्या होता है, या तो ये इवेपोरेट होता है या फिर ये अंडरग्राउंड फ्लो करता है या फिर ये सरफेस पर फ्लो करता है। जो वाटर अब सरफेस पर फ्लो करता है वो दो वे में होगा, या तो वो ओवरलैंड फ्लो करेगा या फिर वो लीनियर फ्लो करेगा। ओवरलैंड फ्लो क्या है कि जिस एरिया में भी हैवी रेनफॉल होगा, हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में, तो जब भी हैवी रेनफॉल होता है तो वो वाइडर एरियाज़ को कवर कर लेता है, तो पानी उस वाइड एरिया पर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हमने शीट बोल देना है। जो भी उससे इरोजन होगी वो शीट इरोजन होगी। लीनियर फ्लो क्या होता है कि जो ऑलरेडी रिवर के चैनल्स बने हुए होते हैं, स्ट्रीम्स के चैनल बने हुए होते हैं, उस वे में जो भी फ्लो होगा उसको हमने लीनियर फ्लो बोल देना है, और जो इरोजन होगी वो होगी स्ट्रीम इरोजन। अब इस इरोजन और डिपोजिशन से कुछ रनिंग वाटर से लैंडफॉर्म्स बनेंगे। इससे पहले हमने लैंडफॉर्म से पहले हमने देखना है स्टेजेस क्या है रिवर की, क्योंकि हर एक स्टेज में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि सबसे पहली स्टेज होगी रिवर की, वो होगी यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में क्या होता है कि इसमें स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा ही कम होती हैं। अब स्ट्रीम, सबसे पहले तो स्ट्रीम और रिवर में डिफरेंस क्या है। स्ट्रीम वो पानी का फ्लो होगा जिसमें ऑलमोस्ट उसकी जो विड्थ होगी वो 15 मीटर तक होगी, लेकिन रिवर के केस में क्या होगा कि उसकी जो विड्थ होगी वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी, दैट इज़ मोर देन 15 मीटर। तो इस केस में क्या होता है, यूथ वाले केस में क्या होगा कि स्ट्रीम्स जो होगी, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग वाला फेज़ ही है, स्ट्रीम्स कम है इसमें। अभी अब ये हाई माउंटेन वाले एरियाज़ में ही इसका कोई ना कोई सोर्स होगा, तो इस केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा काम करती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा काम करेगी तो इट मीन्स इसकी वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होगी। वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होने से क्या होगा कि वैली की डीप कटिंग होगी, तो ऐसे क्या होगा कि इसकी वी शेप बन जाएगी, जिसको हमने फिर वी शेप वैलीज़ भी बोल देना है। अब इस एरिया में क्या है कि इसका जो प्लेन है, इसका जो नीचे वाला अगर प्लेन देखें यूथ स्टेज में वो बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से फ्लड प्लेन्स तो बन ही नहीं पाते हैं। अब क्योंकि ऊपर होती हैं तो इस केस में क्या होगा कि वाटरफॉल्स बनेंगे या फिर रैपिड्स बनेंगे। रैपिड्स क्या होगा कि पानी का फ्लो तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसकी जो डेप्थ होगी वो शैलो होगी। अब यूथ वाली स्टेज में लैंडफॉर्म्स कौन से बनेंगे, गॉर्जेस, कैनियंस, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। इनको बाद में हमने पूरा इलेबोरेट करके देखना है। देन उसके बाद आती है सेकंड मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि अब क्योंकि पहले क्या हो रहा था, यूथ स्टेज में क्या हो रहा था कि वर्टिकल इरोजन हो रही थी। अगर इरोजन हो रही है तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा कुछ ना कुछ तो कट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी वर्टिकल इरोजन होगी, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा लेकिन कम होगा। लेटरल इरोजन इस मैच्योर स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी। लेटरल इरोजन दैट इज़ साइड्स की इरोजन, तो इस वाली जो रिवर की जो साइड्स होंगी इस एरिया से इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स इसका जो ये वाला फ्लोर होगा वो भी वाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्लोर वाइड होना स्टार्ट हुआ तो इट मीन्स यहाँ पर फ्लड प्लेन्स आ जाएंगे इस मैच्योर स्टेज पर। लेकिन फिर भी इसकी शेप जो होगी वो वी शेप ही रहेगी, क्योंकि अभी तक ये इतना ज़्यादा वाइड नहीं हुई है कि वी शेप डिसअपियर हो पाए। इस केस में मियांडर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। मियांडर्स फ्लड प्लेन्स पर बनते हैं, ये हमने बाद में ही देखना है। अगर मियांडर्स बनेंगे तो फिर वो ऑक्सबो लेक्स भी आगे बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारे के सारे इसके मेच्योर स्टेज के लैंडफॉर्म्स होंगे। इस केस में वाटरफॉल्स और रैपिड्स दोनों ही डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि हाइट जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट लास्ट स्टेज होगी वो होगी ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में ऑलमोस्ट जो वर्टिकल इरोजन है वो ख़त्म ही हो जाती है और सिर्फ लेटरल इरोजन ही वर्क करती है। लेटरल इरोजन वर्क करेगी, इट मीन्स कि इनका जो प्लेन वाला एरिया होगा, प्लेन एरिया वाइड हो जाएगा। तो इस मीट मीन्स तो ओल्ड एज में क्या होगा कि वास्ट फ्लड प्लेन्स बनेंगे, और अगर फ्लड प्लेन्स वास्ट हैं तो मियांडर भी रिवर्स फ्रीली मियांडर करेंगी और ऑक्सबो लेक्स भी यहाँ पर मैक्सिमम बनेंगी, जैसे कि कृष्णा रिवर की एग्जांपल। इस ओल्ड स्टेज में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट होता है वो होती है डिपोजिशन,
एलुवियल फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक और डेल्टा फॉर्म। अब हमने रनिंग वाटर के इरोजनल लैंड फॉर्म्स देखने हैं। तो सबसे पहले वैलीज़। वैलीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? बहुत ही स्मॉल और नैरो चैनल से, जिनको हमने रिल बोल देना है। रिल के बाद जब ये वाइड करेंगी इरोजन से, थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी तो गलीज़ की फॉर्मेशन होगी। अब फर्दर इरोजन से जब गलीज़ डीप हो जाएंगी और ज़्यादा लेंथ में बड़ी हो जाएंगी तो उनको हमने वैलीज़ बोल देना है। वैलीज़ वी शेप्ड होती हैं यूथ स्टेज में और मैच्योर स्टेज में। इसमें वैलीज़ में ही गॉर्जेस की फॉर्मेशन होती है और कैनियंस की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंस क्या रहेगा कि जो गॉर्ज वाला केस होगा वो जनरली गॉर्जेस हार्ड रॉक्स में बनते हैं और जो कैनियंस होंगे वो सेडिमेंट्री या फिर सॉफ्ट रॉक्स में बनेंगे। इसी वजह से कैनियंस में इरोजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गॉर्ज। गॉर्ज में बस और दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि इनका जो गॉर्ज का जो टॉप होगा और जो बॉटम होगा इनकी विड्थ ऑलमोस्ट सेम होगी। लेकिन कैनियन के केस में क्या होगा कि जो टॉप की विड्थ होगी वो बॉटम की विड्थ से ज़्यादा होगी और इसमें स्टेप लाइक कटिंग होगी। देन नेक्स्ट लैंड फॉर्म है पॉट होल एंड प्लंज पूल है। पॉट होल एक स्मॉल सिलेंड्रिकल डिप्रेशन है रॉकी बेड्स पर। अब अगर हमने इस ही डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम का ये वाला पानी का जो फ्लो है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पानी फ्लो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो डिप्रेशंस होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये अगर छोटे छोटे डिप्रेशंस रॉक के बेड पर बने हुए हैं तो पानी के फ्लो में अगर इस एरियाज़ में कुछ बोल्डर्स हैं, छोटे छोटे पेबल्स हैं, तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। उनसे जो इरोजन होगी उस इरोजन से छोटे छोटे डिप्रेशंस बन जाएंगे। उन डिप्रेशंस को ही हमने पॉट होल्स बोलना है। ये पॉट होल्स रॉकी बेड्स पर तो होते ही हैं, नीचे जब रिवर वैलीज़ होगी, जिस एरिया में रिवर वैलीज़ होंगी उस एरियाज़ में भी ये पॉट होल्स बनेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि वैली वाले एरियाज़ में पॉट होल्स होंगे वो बड़े साइज़ के होंगे और उनको हमने फिर प्लंज पूल्स बोल देना है। जैसे इस वाले एरियाज़ में देखें, ये वाला केस जो होगा इसको हमने प्लंज पूल बोल देना है। बस इसमें क्या डिफरेंस होगा कि इसमें बड़े बड़े जो बोल्डर्स होंगे पानी की वर्लिंग से, रोटेशन से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा डीप कटिंग होगी और ज़्यादा जो पॉट होल्स होंगे वो साइज़ में बड़ा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा जो ऑलरेडी वो वैली थी वो और ज़्यादा डीप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस केस में हमने इनको बोल देना है प्लंज पूल। प्लंज पूल जनरली वाटर फॉल्स के फुट पर बनते हैं। आगे जाके ये कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर जाएंगे क्योंकि पानी तो फ्लो ही करता रहेगा। नेक्स्ट लैंड फॉर्म है हमारा इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर्स। मिएंडर अगर हमने सिंपली देखें तो मिएंडर का मीनिंग है एक रिवर वाटर जो कि कर्व या फिर लूप की फॉर्म में फ्लो करता है। ये एक बेसिकली ये एक लैंड फॉर्म भी नहीं है, एक पैटर्न है पानी का कि पानी फ्लो कैसे कर रहा है। अब अगर हमने इंसाइज्ड मिएंडर को देखना है तो उसका डिफरेंस बस यही रहेगा कि अगर तो मिएंडर्स हार्ड रॉक में बन रहे हैं, पानी अगर लूप की फॉर्म में हार्ड रॉक्स पर फ्लो कर रहा है तो उसको हमने उस केस में उसको हमने बोल देना इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर। इंसाइज्ड मिएंडर्स के केस में क्या होगा कि जिन भी एरियाज़ में रिवर बेड की रैपिड कटिंग हो रही होगी उससे उससे वर्टिकल इरोजन तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन लेटरल इरोजन होगी नहीं। अगर वर्टिकल इरोजन हो रही है तो ओवर द टाइम गॉर्जेस और कैनियंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लैंड फॉर्म है रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस सिंपल है, हमें पता है कि जब पानी हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे फ्लो करेगा तो उस केस में वर्टिकल इरोजन होगी। वर्टिकल इरोजन से क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जो इरोजन होती है वो स्टेप फॉर्म में होने लग जाती है। जैसे इस केस में देखें तो दोनों साइड में स्टेप की फॉर्म में इरोजन हो रही है, उन स्टेप्स को ही हम रिवर टेरेसेस बोल देते हैं। ये रिवर टेरेसेस पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। साइड से जो स्टेप्स बने हुए हैं, ये अगर रिवर वैली है तो ये दोनों साइड में जो स्टेप्स बने हुए हैं इनकी जो हाइट होगी, इनकी एलिवेशन जो होगी वो सेम होगी। और जो अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड के केस में अगर ये रिवर फ्लो कर रही है तो ये जो एलिवेशंस होंगी, ये जो स्टेप्स होंगे उनकी हाइट सेम नहीं होगी, तो इसीलिए इनको हमने अनपेयर्ड बोल देना है। अब हमने रनिंग वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने हैं। तो सबसे पहले है अलूवियल फ्लैन। अलूवियल फैन्स मिडल और रिवर की मैच्योर स्टेज पर बनेंगे, माउंटेन्स की फुट पर बनेंगे। क्या होता है कि जब हाई लेवल से लो लेवल पर पानी फ्लो करेगा तो ग्रेडियंट की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो नीचे जो मटेरियल आता है वो बहुत ज़्यादा हैवी और कोस्ट मटेरियल होता है, तो पानी उसको साथ में फ्लो करके लेके नहीं जा पाता, तो नीचे आकर ही वो डिपॉजिट हो जाता है। अगर इस एरिया में ऐसे पानी उसके जो कोर्स मटेरियल होगा वो डिपॉजिट होता रहेगा तो उसकी एक कोनिकल शेप बन जाएगी। इस कोनिकल शेप को ही हमने अलूवियल फैन बोल देना है। अब ये एक अलूवियल जो कोन होंगे
वो लो कोन भी हो सकते हैं और हाई कोन्स भी हो सकते हैं। लो कोन ह्यूमिड एरियाज़ में बनते हैं और जो हाई कोन्स होंगे वो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में बनते हैं। हिमालयाज़ का फुट हिल्स इनकी बेस्ट एग्जांपल है। डेल्टा एक एलुवियल फैन की ही तरह होता है, बट इसमें जो डिपॉजिट्स होंगे, जो सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होंगे वो डिफरेंट लोकेशंस होंगे। मोर ओवर इसमें क्या होगा, अलूवियल फैन में हैवी और कोर्स मटेरियल डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन डेल्टा की फॉर्मेशन कैसी होगी, बहुत ही सॉर्टेड मटेरियल होगा और वो स्ट्रेटिफाइड भी होगा, दैट इज़ वो लेयर्स की फॉर्म में होगा और आगे जाकर फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन कर देगा। अब डेल्टास की भी आगे डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, जैसे कि आर्क्यूएट और फैन शेप्ड डेल्टा। इससे में क्या होता है कि एक कर्व शेप होती है। अब क्या होता है कि जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो कहीं ना कहीं ओशंस या फिर सी में जाके मर्ज हो जाएंगी, तो जब भी वो सी को ये वाला डेल्टा फेस करेगा तो उसकी एक कर्व शेप आएगी। इससे क्या होगा, इससे शैलो और शिफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, मतलब कि उनका जो चैनल होगा वो शिफ्ट होता रहेगा, जैसे कि गंगा और नाइल रिवर। देन आता है नेक्स्ट बर्ड फुट डेल्टा। इससे नेम से ही पता चलता है कि जो बर्ड का एक क्लॉ होगा ये उसकी शेप में होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रेचिंग और लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। आर्क्यूएट डेल्टा में क्या था कि शैलो और शिफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज बननी थी। बर्ड फुट डेल्टा में क्या होगा, लॉन्ग और स्ट्रेचिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी। देन आता है कस्पेट डेल्टा। ये एक पॉइंटेड डेल्टा होता है और इसमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटरीज होती ही नहीं है, जैसे कि टिबर रिवर है इटली में। देन आता है एस्चुराइन डेल्टा। एस्चुराइन क्या होता है, एस्चुरी होती है कि उसमें फ्रेश और सलाइन वाटर दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे कि हडसन एस्चुरी है। जो एस्चुरी के माउथ पर जो डेल्टा अपीयर होगा उसको हमने एस्चुराइन डेल्टा बोल देना है। नेक्स्ट लैंड फॉर्म आता है फ्लड प्लेन, और फ्लड प्लेन को ही हम बॉटम लैंड भी बोल देते हैं। फ्लड प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट एरिया होता है, जैसे कि हमें पता है कि रिवर कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट करेगी ही, अगर फ्लो कर रही है तो जिस भी एरिया से लेटरल इरोजन होगी, जितनी ज़्यादा लेटरल इरोजन होगी रिवर का जो बेड होगा उसकी विड्थ जो होगी वो वाइड होती जाएगी, और जो साथ वाला एरिया होगा जिस भी एरिया में डिपोजिशन हो रही है वो एरिया फ्लड प्लेन में कन्वर्ट होता जाएगा। अब ये फ्लड प्लेन जो होंगे वो एक्टिव फ्लड प्लेन भी हो सकता है और इनएक्टिव फ्लड प्लेन भी हो सकता है। एक्टिव फ्लड प्लेन का जो रिवर बेड के ऊपर वाला प्लेन होगा उसको हमने एक्टिव बोल देना है, क्योंकि उसमें डिपोजिशन कॉन्टिन्यूअली चल रही है। इनएक्टिव क्या होगा, जो बैंक्स पर होगा उसमें डिपोजिशन हो चुकी है। अब इनएक्टिव में भी जो डिपोजिशन होगी, क्योंकि इसमें हो चुकी है, दो तरह की डिपोजिशन इसमें हो सकती है, जैसे कि फ्लड डिपॉजिट्स हो सकते हैं और चैनल डिपॉजिट हो सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो है नेचुरल लेवी और पॉइंट बार्स, जिनको हमने मेंडर बार भी बोल देना। ये फ्लड प्लेन्स से ही बनते हैं। नेचुरल लेवी क्या होता है कि इसको हमने डायग्राम से ही देख लेना है। जैसे ये वाला एरिया देखें, अगर ये रिवर ने अपना चैनल चेंज कर दिया है, उसने एक मेंडर या फिर लूप शेप ले ली है, लेकिन बैंक्स में कुछ ना कुछ तो डिपोजिशन होती रहेगी सेडिमेंट्स की। अगर इन एरियाज़ में सेडिमेंट्स हो रही है पैरेलल वे में, पैरेलल सेडिमेंट्स हो रही है, तो उससे जो भी रिज बनेंगी, जो भी इम्बैंकमेंट बनेंगी, उसको हमने नेचुरल लेवी बोल देना है। नेचुरल लेवी के बाद अगर हमने पॉइंट बार को देखें तो ये वाला जो बीच वाला एरिया होगा, इस वाले एरिया को अगर देखें, कॉन्वेक्स साइड होगी ये मेंडर की। इस केस में अगर रिवर्स लार्ज हैं तो इट मीन्स वहाँ पर सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन होगा उन लार्ज रिवर्स से ज़्यादा होगा, तो सेडिमेंट्स लीनियर फैशन में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। इस लीनियर फैशन से क्या होगा कि बीच में कुछ डिप्रेशंस बनना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर हमने इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, इन दोनों को हमने पॉइंट बार बोल देना है और इसके बीच में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इनके जो एजेस होंगे उनको हमने पॉइंट बार्स बोल देना है, और जिनको हमने मेंडर बार भी बोल सकते हैं, जिनको हम मेंडर्स बार भी बोल सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक और मेंडर्स फ्लड प्लेन्स पर बनेंगी या फिर डेल्टा प्लेन्स पर बनेंगी। मेंडर का मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये एक लैंडफॉर्म्स भी नहीं है, ये बेसिकली एक रिवर का पैटर्न है कि हाँ कि रिवर फ्लो कैसे कर रही है। जैसे कि अगर रिवर ने लूप लाइक पैटर्न लिया है फ्लो करने का, कभी भी रिवर स्ट्रेट तो फ्लो करती ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ इरोजन करती रहेगी और कहीं ना कहीं डिपोजिशन करती रहेगी। जो पानी होगा उससे कुछ ना कुछ डिपोजिशन होती रहेगी और कुछ एरियाज इरोड होते रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो रिवर का चैनल होता है उसके पाथ चेंज होता रहता है। कभी कभी पाथ जो होता है वो लूप शेप ले लेता है, इस लूप शेप को ही हम मिएंडर बोल देते हैं। जब मिएंडर का जो इस वाला साइड होता है, जो कनकेव साइड होता है, इसको हम अंडरकट बोल देते हैं या फिर कट ऑफ बैंक बोल देते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होगा, जो कॉन्वेक्स साइड पर पार्ट होगा, उसको हम स्लिप ऑफ बैंक बोल देते हैं।
अब नेक्स्ट क्या होता है, ये मिएंडर शेप लेने के बाद रिवर रिवर क्या होगी, इस वे में फ्लो कर रही है, जो जो सेडिमेंट्स इस एरिया में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। रिवर ने इस एरिया पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए। अब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने से क्या हुआ कि ये एरिया, इस एरिया से इस फ्लो का लिंक टूट गया, तो ये अलग से ही एक एरिया डिटैच हो जाएगा इस वाले एरिया से। रिवर फ्लोस करती रहेगी सेपरेटली और एक अलग ही एरिया निकल के जो लूप वाला एरिया था वो अलग हो जाएगा। तो इसी को ही हमने ऑक्स बोल एक बोल देना है। नेक्स्ट लैंड फॉर्म है हमारा बरेज चैनल के केस में क्या होता है कि रिवर जब कोर्स मटेरियल डिपॉजिट करती है, उस कोर्स मटेरियल से ये सेंट्रल बार बन जाते हैं। इन सेंट्रल बार्स की वजह से रिवर का जो पानी फ्लो होता है वो डिवाइड हो जाएगा, एक इस साइड चला गया और एक इस साइड चला गया। अब इस सेंट्रल बार को हम आइलैंड्स भी बोल देंगे। वो दूसरे वाले आइलैंड नहीं है, ये रिवर के जो बेड होगा उसके ऊपर जो डिपोजिशन होगी, उस डिपोजिशन से जो आइलैंड बनेंगे छोटे छोटे, जो सेंट्रल बार बनेगा उसको हमने आइलैंड बोल देना। इस आइलैंड से ही पानी डाइवर्ट हो जाता है और ऐसे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जेंस होती रहेंगी पानी की। इन डाइवर्जेंस से एक थ्रेड लाइक स्ट्रीम्स पानी की फ्लो करने लगती हैं। इन फ्लो स्ट्रीम्स को ही ब्रेडेड चैनल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट जियोमॉर्फिक एजेंट हमने देखना है ग्राउंड वाटर। हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है, लेकिन अंडरग्राउंड होने की वजह से सेडिमेंट्स की मूवमेंट डिफ़िकल्ट होती है, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर उन्हीं एरियाज़ में वर्क करेगा जिनमें लाइमस्टोन होगा या फिर डोलोमाइट रॉक्स होंगी। लाइमस्टोन रॉक की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम मिनरल होने की वजह से वो पानी में डिज़ोल्व करेगा और उस डिज़ोल्व होने की वजह से ही कुछ ना कुछ लैंड फॉर्म्स बनेंगे। और जिस भी एरियाज़ में लाइमस्टोन रॉक्स होती हैं उन एरियाज़ को कार्स्ट बोल देते हैं। अब क्योंकि ये कास्ट फीचर्स हैं इसलिए इनको कास्ट टोपोग्राफी बोल देते हैं। तो सबसे पहले इसके इरोजनल लैंड फॉर्म्स देखें। ये सारे के सारे हमने डायग्राम की हेल्प से ही देख लेने हैं, जैसे कि पूल बनेंगे, सिंक होल्स, लैपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट, केव्स। अगर हम सबसे पहले स्वॉलो होल को देखें, स्वॉलो होल को देखें तो स्वॉलो होल्स लाइमस्टोन रॉक्स में बनेगा सोल्यूशन एक्शन की वजह से। सोल्यूशन एक्शन मतलब कि कैल्शियम जो होगा लाइमस्टोन का वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, उसकी वजह से कुछ ना कुछ केमिकल डिकम्पोजिशन हुई तो कुछ इरोजन हुई। उस इरोजन से कुछ स्मॉल साइज डिप्रेशंस बन जाएंगे। इन स्मॉल डिप्रेशंस को ही हमने स्वॉलो होल्स बोल देना है। अब क्या होगा कि स्वॉलो होल्स होंगे वो उनकी फर्दर इरोजन होगी, फर्दर केमिकल डिपोजिशन होगी, तो जब वो डीप हो जाएंगे, फनल शेप्ड बन जाएंगे, उनको हमने सिंक होल बोल देना है। नेक्स्ट है सिंक होल। सिंक होल में केस में क्या होता है कि स्वॉलो होल की फर्दर इरोजन होगी, उस फर्दर इरोजन से ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो राउंड होता जाएगा और ज़्यादा सर्कुलर हो जाएगा। जो नीचे वाला पार्ट होगा वो फनल शेप में रहेगा, तो उसको भी हमने बोल देना है सिंक होल। सिंक होल अब सोल्यूशन सिंक भी हो सकते हैं और कोलैप्स सिंक भी हो सकते हैं। सोल्यूशन सिंक तो सिंपल है कि हाँ पानी जो होगा वो कैल्शियम से डिज़ोल्व होके जो भी बनेगा वो सोल्यूशन सिंक हो गया, ये सिंपल है। कोलैप्स सिंक के केस में क्या होगा कि ये सेपरेट ही हो जाएगा, ये नीचे से पूरे का पूरा सेपरेट ही हो गया, इतनी ज़्यादा इरोजन होगी कि बॉटम जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसको हम डो लाइन भी बोल देते हैं। अब जो सेपरेट होगा, जो सेपरेट वाला एरिया होगा उसको हम केव बोल देंगे। लेकिन केव की फॉर्मेशन उन एरियाज़ में होगी जिनमें ऑल्टरनेट बेड्स होंगे रॉक के और लाइमस्टोन के। जैसे कि अगर शेल एक रॉक है, शेल, देन उसके बाद आ गया लाइमस्टोन, देन उसके बाद अगेन शेल या फिर सैंडस्टोन, अगेन लाइमस्टोन, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैसिव बेड्स हैं लाइमस्टोन रॉक के, बहुत बड़ी बड़ी रॉक हैं सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन की, उस एरियाज़ में केव की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि इन एरियाज़ में लाइमस्टोन में वाटर डिज़ोल्व होकर इरोजन ईजिली कर देता है और जो डीप लॉन्ग वाइड गैप बन जाते हैं उन्हीं गैप्स को ही केव बोल देते हैं। इन्हीं केव्स में आगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे और वो हैं स्टैलेक्टाइट, पिलर्स और स्टैलेग्माइट। स्टैलेक्टाइट क्या है कि पानी अगर नीचे की साइड हैंग कर रहा है, वो आइस क्यूब के जैसे ना हैंग कर जाएगा पानी। जो ऊपर वाला एरिया होगा वो ब्रॉड होगा, जो एंड वाला एरिया होगा वो नैरो होगा, तो इसको हमने स्टैलेक्टाइट बोल देना है। स्टैलेग्माइट के केस में क्या होगा कि नीचे से ऊपर को रेज करा हुआ है पानी, आइस की फॉर्म में ही है लेकिन नीचे से ऊपर है। अब इसका ये वाला एरिया ब्रॉड होगा, लेकिन क्या होता है कि बाद में कभी कभी ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, क्योंकि पानी ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से, ऊपर से ट्रिकल डाउन हो रहा है और नीचे से भी पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से ये पिलर्स ज्वाइन कर जाते हैं। ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ज्वाइन कर जाएंगे और उस ज्वाइन से पिलर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट जियोमॉर्फिक एजेंट है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स कॉन्टिनेंटल और पीडमाउंट भी हो सकते हैं, देन उनको
माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स भी बोल सकते हैं। इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स को हमने डायग्राम से ही देख लेना है। 3 है सर्की, हॉर्न, सैरेटेड रिजेस और अरेटिस। देन थर्ड है ग्लेशियल वैली और ट्रफ्स। सर्की को देखें तो सर्की मोस्ट कॉमन होते हैं ग्लेशियर्स के लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सर्की ग्लेशियर के हेड्स पर बनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आइस मेल्ट हो जाती है, आइस मेल्ट होगी तो वो एक लुब्रिकेंट का काम करेगी, ग्लेशियर्स डाउनवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगी, हेडवर्ड इरोजन होगी। उस हेडवर्ड इरोजन से डीप डीप डिप्रेशंस बन जाते हैं, डीप वाले डिप्रेशंस बनेंगे जिसको बेसिन्स बोल देते हैं। इन्हीं डीप डिप्रेशंस को सर्की बोल देते हैं। अब विद टाइम क्या होगा, सर्की में पानी अगर फिल हो जाएगा, रेनफॉल हुआ, उससे पानी फिल हो गया, पानी फिल होने के बाद इनको टार्न लेक बोल देंगे। विद टाइम क्या होता है कि ये ग्लेशियर्स, अब इरोजन तो कंटिन्यू हो रही है, इरोजन होने के बाद क्या होगा, ये ग्लेशियर सर्की के जो हेड्स होंगे ये आपस में मिल जाएंगे, ये मीट कर जाएंगे। जैसे ये 2 या 3 सर्किल हैं, अगर ये एक सर्की है ये और ये, यहाँ पर हेडवर्ड अपवर्ड इरोजन हो रही थी, वर्टिकल इरोजन, तो इनके क्या हुआ, ये हेड यहाँ पर मीट कर गए तो एक पॉइंटेड सा यहाँ पर एज बन जाएगा, इस एज को ही हॉर्न बोल देंगे। हॉर्न से आगे फर्दर इरोजन होने के बाद अरेटस या फिर सैरेटेड रिजेस बन जाती हैं। हॉर्न कैसे बनी थी, कुछ 3 या फिर 3 से ज़्यादा सर्की के कॉम्बिनेशन से, तो उनको कुछ डिवाइड भी तो करेगा। ये जो डिवाइड वाले एरियाज़ होंगे, जिगजैग वाले पाथ होंगे, इन डिवाइड्स या एजिस को ही हमने अरेटस बोल देना है। देन उसके बाद आती हैं ग्लेशियल वैलीज़ और ट्रफ्स। ग्लेशियल वैली और ट्रफ, ये यू शेप्ड वैली होगी या जो कि ग्लेशियर के ब्रॉड फ्लोर्स पर बनेगी। इसमें क्या होता है कि कुछ डेब्रिस होता है, डेब्रिस पानी से मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद वो एक स्वैम्पी सी अपीयरेंस देता है जिसको हम मोरेन्स बोल देते हैं। अगर पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है तो ये वाली जो हैंगिंग वैलीज़ होंगी इनको हम हैंगिंग वैलीज़ बोल देते हैं। देन उसके बाद आते हैं इसमें कुछ फ्योर्ड्स आते हैं। जब ये वैलीज़ बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं तो उसमें सी वाटर भी फिल हो चुका है, बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी हैं, उन डीप वैलीज़ को ही हम फ्योर्ड्स बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर्स में सेडिमेंट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ग्लेशियल टिल डिपॉजिट और आउटवॉश डिपॉजिट। ग्लेशियल टिल डिपॉजिट अनअसॉर्टेड होता है, मतलब कि इसमें कोर्स मटेरियल होता है। जो आउटवॉश डिपॉजिट होगा उससे फर्दर प्लेन्स भी बनेंगे जिसको आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। इसमें स्ट्रेटिफाइड और फाइन मटेरियल होगा। इनके लैंडफॉर्म्स देखें तो वो है मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स, देन ड्रमलिन्स। मोरेन्स क्या है ना, होता है मोरेन्स क्या है कि लॉन्ग रिजेस बनती है। जितना भी जो डेब्रिस होगा जब वो ग्लेशियर्स पर डिपॉजिट होगा लॉन्ग रिजेस की फॉर्म में, तो उसको हमने मोरेन बोल देना। ये डेब्रिस ग्लेशियल टिल होगा, मतलब कि अब ये कोर्स मटेरियल से बनेंगे। ये कोर्स मटेरियल से बनेंगे। मोरेन्स टर्मिनल भी हो सकते हैं, लेटरल और ग्राउंड मोरेन्स भी हो सकते हैं। जो एंड वाले होंगे ग्राउंड मोरेन्स भी हो सकते हैं। टर्मिनल मोरेन्स क्या होंगे कि एंड वाले मोरेन, जो भी ग्लेशियल टिल डिपॉजिट होगी वो एंड वाले एरियाज़ पे होगी। और जो लेटरल मोरेन्स होंगे वो साइड वाइज होंगे, मतलब कि जो भी मटेरियल डिपॉजिट होगा वो वैलीज़ के साइड पे होगा। जो ग्राउंड मोरेन होंगे उस केस में क्या होगा, जब ग्लेशियर्स रिट्रीट करना स्टार्ट करेंगे तो एक इरेगुलर सी शीट बच जाएगी कुछ डिपॉजिट्स की, तो उन डिपॉजिट्स को हमने ग्राउंड मोरेन बोल देना है। देन नेक्स्ट आते हैं ड्रमलिन्स। ओवल शेप्ड रिजेस होती हैं। अगर ये ग्लेशियर वाला पार्ट है तो नीचे अगर वैली वाला एरिया देखें तो अगर इसमें नीचे वैली वाले एरिया में राउंड शेप जो बनेगी उन राउंड शेप को ही हम ड्रमलिन बोल देते हैं। जो एरिया ग्लेशियर्स को फेस करेगा उसको स्टॉस बोल देंगे, और जो एरिया ग्लेशियर्स के ऑपोजिट साइड होगा उसको हमने टेल बोल देना है। इससे ग्लेशियर की मूवमेंट पता चलती है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। देन आते हैं आउटवॉश प्लेन सिंपली जैसे भी ग्लेशियर से कुछ वैलीज़ क्या हो रही हैं, ग्लेशियर वैलीज़ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही हैं, वो सेडिमेंट्स फुट पे जब डिपॉजिट होंगे कुछ प्लेन्स बनेंगे, उन्हीं प्लेन्स को ही आउटवॉश प्लेन्स बोल देते हैं। बस ये टर्म्स डिफरेंट है। जैसे फ्लड प्लेन्स होते हैं वैसे ही आउटवॉश प्लेन्स हैं, बस इसमें एक एजेंट डिफरेंट है। इस केस में लैंडफॉर्म, इस केस में जो एजेंट है वो ग्लेशियर है, इसी वजह से इसमें आइस रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आता है एस्कर्स क्या होंगी कि हमें पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं आइस की, उनके नीचे पानी फ्लो करता रहता है,
कभी कभी क्या होता है कि जब ये पानी ऊपर आता है सरफेस पर, तो ये पानी ऊपर आके सरफेस पर फ्लो करेगा। जो अब आइस होगी वो एज बैंक काम करेगी। जैसे नॉर्मल प्लेन्स में देखें तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स, ग्रेवल, सैंड वगैरह, ये सब एज बैंक वर्क करते हैं। लेकिन एस्कर्स के केस में क्या होता है कि आइस एज बैंक्स वर्क करेगी और बीच में पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, एक स्ट्रीम होगी। तो मेनली आइस के जो बैंक्स होते हैं इन्हीं को ही एस्कर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट जो मॉर्फिक एजेंट है विंड। विंड डेजर्ट वाले एरियाज़ में ज़्यादा होती है, तो ये जो लैंड फॉर्म्स होंगे मोस्टली डेजर्ट वाले एरियाज़ के ही होंगे। अगर इसके इरोजनल लैंड फॉर्म्स देखें तो सबसे पहले है पैडीमेंट, इंसलबर्ग एंड पैडी प्लेन। पैडीमेंट क्या है कि अगर ये माउंटेन वाला कोई रॉकी सरफेस है, ये इसका क्या हो गया, माउंटेन का फेस हो गया, ये फ्रंट वाला एरिया विंड की इरोजन से इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्स नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे एक रॉकी फ्लोर बन जाएगा। उस रॉकी फ्लोर को ही पैडीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंसलबर्ग। अब क्या हो गया कि जो पैडीमेंट तो बन गया, लेकिन विंड की इरोजन तो ख़त्म नहीं हुई है। विंड की ये वाला एरिया, इस एरिया की जो इरोजन है वो तो अभी तक कंटिन्यू है, तो ये फर्दर रिसीड करता जाएगा, इसकी फर्दर इरोजन होती जाएगी। उस फर्दर इरोजन से क्या होगा कि ये बस माउंटेन एक इस ही शेप में रह जाएंगी। ये नीचे आ गया इसका पैडीमेंट, तो इसकी क्या होगा, ये शेप जो होगी इस वे में बन जाएगी। इसी को ही हम इंसलबर्ग बोल देते हैं। अब क्या होगा, इंसलबर्ग मतलब इंसलबर्ग एक तरह से माउंटेन का ना बचा खुचा सा पार्ट है जो बस रह गया आफ्टर विंड इरोजन। अब फर्दर जब इनकी इरोजन होती जाएगी, इनकी फर्दर इरोजन से क्या होगा, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे, ये माउंटेन्स जो होंगी ख़त्म ही हो जाएंगी, तो बस एक प्लेन सा एरिया बच जाएगा जिसको हम पैडी प्लेन बोल देते हैं। नेक्स्ट आती है प्लाया और ड्राई लेक। प्लाया और ड्राई लेक बस डेजर्ट वाले एरिया में एक अनड्रेन्ड लेक है। अनड्रेन्ड मतलब कि इसमें पानी का जो फ्लो होगा वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है कि अगर पानी होता है भी वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो मेनली ये वाली जो लेक होंगी वो सॉल्ट लेक होंगी, सॉल्ट के डिपॉजिट्स ज़्यादा मिलते हैं। ये फ्लैटेस्ट लैंडस्केप होते हैं प्लेनेट पर, इन्हीं को ही एल्कली फ्लैट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म है डिफ्लेशन हॉलोज और केव्स। डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स क्या होता है कि जब विंड एक ही डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली फ्लो करती है तो छोटे छोटे से डिप्रेशंस बन जाएंगे। ये छोटे डिप्रेशंस ही डिफ्लेशन हॉलोज होते हैं या फिर ब्लो आउट्स होते हैं। इन ब्लो आउट्स की फर्दर इरोजन होती रहती है, उसी इरोजन से जो रॉक वाली सर्फेसेस होती हैं उनमें केव्स सी बन जाएंगी। बस एक केव की शेप की होती हैं, लेकिन ये डेजर्ट वाले एरियाज़ में होती हैं, इसीलिए इनको केव्स बोल देते हैं क्योंकि इनकी शेप केव जैसी होती है, बट ये विंड की इरोजन से बनी होती हैं। देन नेक्स्ट आती है इसकी लास्ट इरोजन लैंडफॉर्म, वो है मशरूम, टेबल और पर्च्ड या फिर पेडेस्टल रॉक। इसमें क्या है कि इनको इग्नोर करें। क्या होता है कि जो नीचे वाला एरिया होता है उसकी इरोजन ईजिली हो जाती है और जो ऊपर वाला एरिया होता है उसकी कम इरोजन होती है। जितनी ज़्यादा हाइट होती जाएगी इरोजन कम होती जाएगी। तो ये जैसे भी विंड की इरोजन ऐसी होती है कि नीचे वाला एरिया उसकी तो विड्थ कम हो जाती है और जो ऊपर वाला होगा वो ब्रॉड रहेगा, तो एक मशरूम की शेप में लगने लगता है या फिर टेबल की फॉर्म में लगता है, जिसको हम मशरूम रॉक बोल देते हैं। डिफरेंट नेम है इनके, पर्स्ट या फिर पेडेस्टल रॉक भी इनको बोल देते हैं। ऐसे सहारा डेजर्ट में एग्जाम्पल दी हुई है, इनको गौर बोल देते हैं और जर्मनी में इनको पिट्सफेल्सन बोल देते हैं। देन विंड के कुछ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स तो डेजर्ट में होते हैं सैंड डून्स। अब उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे पहले हैं बर्चन डून्स। बर्चन डून क्या है कि अगर इस विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है लेकिन जो इनका फेस है वो इस साइड है, तो इनको हम बर्चन डून्स बोल देंगे। बर्चन क्या है, इनकी क्रेसेंट शेप है, इनके मून लाइक शेप है और इनके पॉइंटेड विंग्स होंगे। देन उसके बाद आते हैं पैराबोलिक डून्स। इनको रिवर्स्ड बर्चन्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर विंड की डायरेक्शन इस साइड है तो इनकी फेस भी इस साइड ही होगी। देन उसके बाद आते हैं स्टार डून्स। स्टार डून्स में एक सेंट्रल पीक जैसे बन जाते हैं, सेंटर में एक पीक होगी और उसकी कुछ ब्रांचेज होंगी। देन उसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या फिर लीनियर डून्स। लीनियर डून्स उस एरियाज़ में होते हैं जिस एरियाज़ में सैंड की सप्लाई बहुत कम होती है, विंड की एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन रहती है। देन आते हैं ट्रांसवर्स डून्स। ट्रांसवर्स डून्स विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। अगर विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इनकी मूवमेंट जो होगी अपवर्ड होगी, तो ट्रांसवर्स डून्स की जो शेप होगी वो अपवर्ड होगी। सो दिस इज़ ऑल।
थैंक यू।